अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है जी तकसीम करना, और लॉ का मतलब है जी कानून। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये निकाला गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत ही तफसील और बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरफ। सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं जी। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप किसी सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? हम एक बने बनाए सॉल्यूशन के अंदर एक नया सॉल्वेंट डाल देते हैं। वो सॉल्वेंट क्या होता है कि जो पहले से मौजूद सॉल्वेंट है उसके अंदर हाल पजीर नहीं होता, इमिसिबल होता है। तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है, तो वो पहले से मौजूद सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है, तो हम पहले से मौजूद जो सॉल्वेंट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं जी पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक और नाम जो इम्पोर्टेंट लॉ है उसका नाम है नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी एक साइंटिस्ट था नर्न्स्ट जिसने ये लॉ डेवलप किया, जिसने ये बनाया, उसी बेस पे इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्न्स्ट distribution law. Gives a generalization which governs the distribution of a solute between two non-miscible solvents. This law was given by a Nernst who studied the distribution of the several solutes between the different appropriate pairs of the solvent. सादा लफ्जों में डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, आप बने बनाए सॉल्यूशन के अंदर एक नया सॉल्वेंट डालते हैं, तो उस पूरे बीकर या उस बर्तन के अंदर दो सॉल्वेंट हो गए और एक क्या हो गया, सल्यूट हो गया। ठीक है, तो जो सल्यूट है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, इक्वली अपने आप को इक्वल रेशो में अपने आप को वो डिवाइड कर लेता है। और डिवाइड कैसे करता है? वो डिवाइड करके खुद को दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान डिवाइड कर देता है। ठीक है, बड़ी आसान बात है। फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके पास एक बना बनाया सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, आपने नया सॉल्वेंट उसके अंदर डाल दिया, तो आपके बर्तन या बीकर के अंदर हो गए दो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ठीक है जी, तो जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है वो अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करके अपने आप को दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करेगा। किन चीज़ों के दरमियान डिवाइड करेगा? वो दो ऐसे सॉल्यूशंस के दरमियान, दो ऐसे लिक्विड्स के दरमियान खुद को डिवाइड करेगा जो आपस में इमिसिबल हैं, हल नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी। ये चलें, हमने डेफिनेशन को ज़रा समझ लिया, पढ़ लिया। अब ज़रा देखें जी, आपके पास ये था सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हमने दो सॉल्यूशंस डालने होते हैं और एक सल्यूट डालना होता है। तो हमने, ज़ाहिर सी बात है, वो तरीका मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि हम दो सॉल्वेंट्स डाल देते हैं और एक सॉल्यूट डाल देते हैं, दोनों बने बनाए सॉल्यूशन होते हैं, शेक करते हैं, नीचे से आप एक्वस लेयर को सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर से जो ऑर्गेनिक लेयर है उसको अलग कर लेते हैं, तो ये आपकी होती है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और ये जो दो लेयर बनी ना, तो वो सॉल्यूट अपने आप को इन दो लेयर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसके लिए शर्त ये है कि टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशंस या दोनों लेयर्स का सेम रहना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं जो वो है जी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के। आपको पता है ना, यहाँ पे मैंने बताया कि अपने आप को वो सॉल्यूट दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक उसकी ऑर्गेनिक लेयर और एक एक्वस लेयर। इन दो लेयर्स के दरमियान जो है उसका कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की इन दो लेयर्स के दरमियान, उनकी जो रेशो है उसको आप बोलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट आपको बताता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, वो किस रेशो में दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं जी, बड़ी ही इजी और आसान एग्जाम्पल है। लेट्स, अब इसको मैं पॉइंट बना के आपके सामने रख रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें और इसको एज इट इज़ ही अपनी कॉपी पे लिख लें, तो बहुत ही इजी लगेगी आपको और पॉइंट्स की फॉर्म में आपको याद भी इजीली रह जाएगी। ठीक है जी। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। लेट्स टेक टू स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ द आयोडीन ऑफ द सेम साइज। आपने क्या करना है, आयोडीन लेनी है, ठीक है,
और एक बीकर के अंदर आपने पानी का सोल्यूशन लेके उसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल देना है जी। ठीक है जी, ये पोटाशियम आयोडाइड Ki इसका फार्मूला है, इसको आपने पानी में डाल देना है। पोटाशियम आयोडाइड जो है वो ज़ाहिर है पानी में जब जाएगा ना तो वो क्या करेगा, दो आइंस में डिवाइड हो जाएगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम आइन और आयोडाइड आइन के दरमियान खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ठीक हो गया। तो दोबारा से आपने एक बीकर लिया, पानी इसमें डाला, पोटाशियम आयोडाइड डाला, पोटाशियम आयोडाइड खुद को दो आइंस में डिवाइड कर लेगा। इतनी बात समझ आ गई सबको। अब आगे चलते हैं जी। आई नेगेटिव आइंस आर प्रेजेंट इन बीकर इन एक्वस फॉर्म। ठीक है जी, अब नेगेटिव फॉर्म में आयोडीन आयोडाइड आइन जो है वो पानी के अंदर मौजूद होंगे। अब मौजूद होंगे तो क्या होगा जी, अब आगे चलते हैं जी। अगला हमारा बात है जी कि देन ऐड आयोडीन इन अ बीकर। उसी बीकर में आप आयोडीन को डालें। जो ही हम, आपको पता है ना, जब आई नेगेटिव आइन तो उसमें पहले मौजूद है क्योंकि हमने Ki डाला हुआ है, तो I2 जब अपनी तरफ से डालेंगे ना एक्वस पानी के अंदर तो I3 नेगेटिव आइन पानी के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, और जो पानी है ना, जो आपका एक्वस सोल्यूशन बना हुआ है, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा आयोडीन की वजह से बीकर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उसके अंदर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर डाल देंगे। यहां तक फिर रिवाइज करता हूँ, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले एक बीकर लेना है, पानी डालना है, उसमें आयोडीन नहीं डालनी, पहले पोटाशियम आयोडाइड डालना है। पोटाशियम आयोडाइड खुद को क्या करेगा, जब ये मैंने आपको फिर दोबारा से दिखा दिया, पोटाशियम आयोडाइड उसमें आयनाइज हो जाएगा, K पॉजिटिव आइन I नेगेटिव आइन बना देगा। अब जो I नेगेटिव आइन पानी में मौजूद है, यहाँ तक बात को रोक के फिर आपने कहना है कि यहाँ पे मैंने उस बीकर के अंदर फिर से आयोडीन के क्रिस्टल्स डाले और आयोडीन को पानी में मिलाना शुरू कर दिया, उसी पानी में जिसमें पहले Ki डाला था। सो उसमें तो I नेगेटिव है पानी में, तो यहाँ पे I2 अपनी तरफ से फिर डाला, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिए, एक्वस फॉर्म में I नेगेटिव आइन बना दिए। आयोडीन की वजह से उसका कलर सोल्यूशन का बन जाएगा ब्राउन कलर, और वो ब्राउन कलर के अंदर, उसी के अंदर आपने CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। जो ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा कि एक ऊपर लेयर बनेगी, एक नीचे लेयर बनेगी। ये लेयर्स क्यों बनी, आपको पता है कि एक की नेचर पोलर है, दूसरे की नेचर नॉन पोलर है, यानी वाटर पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है। सो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे इन दोनों की लेयर सेपरेट बननी चाहिए। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप कोफिशिएंट वाला फार्मूला फिर से लगा दें कि आपको नजर आ रहा होगा कि जो आयोडीन है I2, ठीक है, वो डिवाइड करेगा अपने आप को दो इन कोफिशिएंट्स के अंदर। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे नोट करें, बेशक मेरी आवाज सुन के वीडियो को पॉज करके इसको सार लिखें कि जो I3 है वो तो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, बट I2 जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है इजीली, वो CCl4 में सॉल्युबल है क्योंकि वो नॉन पोलर है। ठीक है, I2 CCl4 में जाएगा और I3 नेगेटिव वाटर में जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे ही उसको करके ना सेपरेटिंग फनल में ये सारी चीज़ें भर के आप उसको शेक करना शुरू करें। अब जाहिर सी बात है वो आयोडीन के जो आयोडीन वाटर से निकल के ना वो उसके अंदर जाना शुरू कर देगा CCl4 की लेयर में। सो उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, जो वाटर का सोल्यूशन है उसका। फिर क्या होगा, जो वायलेट कलर है आना शुरू हो जाएगा CCl4 के अंदर। ठीक है जी, I2 readily dissolve in CCl4 and not in water. I3 is in the form of iodide ions present in the aqueous layer. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस सारे लेक्चर का कि जो I2 है वो CCl4 में जाएगा और I3 जो है वो सॉल्युबल होगा एक्वस लेयर में, यानी वाटर के अंदर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की समझ आई होगी और साथ ही आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और आयोडीन की एग्जांपल भी समझ आई होगी। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत ही नीटली और बहुत ही अच्छी तरह बुक के मुताबिक तैयार करनी है समझ के। अगर आपको कोई समझ नहीं आती आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेशक आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें अपने राय का इजहार करें। और दूसरा, ईथर की एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, आयोडीन वाली आ सकती है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना कि I2 CCl4 में हल हो सकता है, I3 जो है वो आयोडाइड फॉर्म में एक्वस में जाएगा, और इनके कलर्स, यानी पहले वो एक्वस सोल्यूशन का कलर था ब्राउन और फिर वो फेड हुआ और CCl4 का कलर वायलेट होना शुरू हो गया। सो ये जो लेयर्स के कलर्स हैं और ये तमाम चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।